गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज 1800 1800 जीके जीएस की सीरीज का पार्ट होगा 33। इससे पहले 32 पार्ट हमने कवर किए हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि आज की 100 से ज़्यादा हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे, इंक्लूडिंग जो नेशनल डेज होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस फिक्स हैं। चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम देने जाएं, चाहे आप एसएससी एग्जाम दें, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दें, चाहे कोई भी एग्जाम दें, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे और इन पे थोड़ी मज़ेदार बातें भी करते चलेंगे। जी हाँ, आपको बताना चाहूँगा कि स्पेशल तौर पर ये क्लासेस, जैसे कि चंडीगढ़ एंड हरियाणा की जो क्लरिकल पोस्ट आउट हुई हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर क्लासेस शुरू होंगी, तो डेफिनेटली आपके लिए होंगी। मैंने नेक्स्ट वीक का बोला था। पीएससीबी और पटवारी पोस्ट की बात करें, अभी तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन पटवारी का नहीं आया है। हो सकता है, उम्मीद है जनवरी में हो जाए, फरवरी में हो जाए, लेकिन आएंगी जरूर। आप पढ़ते रहिएगा। इसी प्रकार गिल्ज मेंटोर को खूब सारा प्यार करते रहिएगा। गिल्ज मेंटोर आपका परिवार है, आपका, आप एक फैमिली मेंबर हो। मैक्सिमम टाइम तक शेयर करिएगा, क्योंकि हमारे शेयर करने से हो सकता है कि ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो जुड़ सकता है हमारे साथ, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हो। क्योंकि ऐसा हो चुका है बहुत सारे, मैंने आपको कमेंट्स भी दिखाए हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। आप सब समझदार हो कि लगभग, देखो सर्दी का मौसम है, हर किसी को नौकरी लगना है, लेकिन हर कोई नौकरी नहीं लग सकता। उसके व्यक्तिगत कारण बहुत होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। अगर जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी बस का आने जाने का टाइम सही नहीं होगा। अगर आपकी बस का टाइम सही मिलेगा, तो हो सकता है कोचिंग के बैच का टाइम सही ना मिले। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो गाइज, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गिल्ज मेंटोर आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, आपको फुली स्टडी मटेरियल देंगे हम लोग। यानी कुछ ही दिनों के अंदर आपको टेस्ट सीरीज देने वाले हैं पीएससीबी क्लर्क पेपर के लिए। बिल्कुल घबराएं नहीं, हौसला रखिएगा। क्योंकि अगर आप गिल्ज मेंटोर के साथ जुड़े हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको प्रॉपर तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाना। इसके साथ बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि बेल आइकन को जैसे प्रेस करेंगे, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी हमारा कोई लाइव क्लास होगी, लाइव इवेंट होगा, तो उसमें आप तक नोटिफिकेशन आएगा, आप जुड़ सकते हो, जिससे कि आप अपने डाउट पूछ सकते हो लाइव सेशन के अंदर। जी हाँ, तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्पेशल। जैसे आरबी जेई पे बात करें तो उन सब के लिए। तो हम चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आपके लिए नेशनल डे से पहले क्वेश्चन ये रहे। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी की। तो 1 जनवरी को होता है वैश्विक परिवार दिवस। मैं हिंदी में क्वेश्चंस करवाऊंगा, और प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से हैं, आप अपना धैर्य मत छोड़ना। आप में आपकी कंप्लेंट हाथों हाथ आ जाती है कि सर इंग्लिश में करवा दो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके लिए इंग्लिश में अलग से करवाएंगे, ठीक है ना। तो आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं यार कि जो हिंदी में भी समझते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा कंसीडर करिएगा इस बात को, ठीक है। बिल्कुल घबराए नहीं, ठीक है। दूसरा, जैसे कि 9 जनवरी को इंपॉर्टेंट है प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड आता है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, यानी विश्व हास्य दिवस के नाम पर भी हम यानी नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं 10 जनवरी को। नंबर चौथा आता है 11 जनवरी को, यानी लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि। आपको पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि बाढ़ लग गई थी ऐसे क्वेश्चंस की, ठीक है। जैसे कि अभी ग्रुप डी के एग्जाम्स हुए थे। उसके बाद में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, विवेकानंद की जयंती थी, राइट, आपको याद रखना है। 15 जनवरी आज का दिन है सेना दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आर्मी डे के नाम से हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन को याद रखा जाता है। 18 जनवरी को है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, यानी पोलियो दिवस के रूप में मनाते हैं। द पोलियो डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, द 18 जनवरी, राइट। 19 जनवरी को महाराणा प्रताप पुण्यतिथि है। जी हाँ, आप याद रखिएगा, महाराणा प्रताप पुण्यतिथि 19 जनवरी को है। 21 जनवरी की बात करते हैं तो मेघालय का स्थापना दिवस है, यानी मेघालय स्टेट है वो स्टैब्लिश हुआ था 21 जनवरी को। और हेमू कलानी पुण्यतिथि, यानी सिंधी समाज के, जो मैं कह सकता हूँ कि जैसे ईष्ट गुरु हैं, तो हेमू कलानी है, उनकी पुण्यतिथि 21 जनवरी को है। 23 जनवरी की बात करते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सब जानते हैं, और 23 जनवरी के दिन उनकी माफ करना जरा, जयंती मनाई जाती है। 11वां क्वेश्चन है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश डे, यानी द उत्तर प्रदेश का स्टैब्लिशमेंट हुआ था कब, 24 जनवरी को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस, राइट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं गाइस, तो दो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 25 जनवरी को।
ठीक है। तो टूरिज्म डे भी आप कह सकते हैं, टूरिस्टर्स डे भी कह सकते हैं आप। 26 जनवरी के बारे में आप सबको मालूम है, गणतंत्रता दिवस, ठीक है, 26 जनवरी है। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय कस्टम एंड उत्पाद दिवस, राइट। तो कस्टम एम जो हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, जो भी हमारा इंटरनेशनल स्तर पर जो माल इंडिया की तरफ से, तो वो भी हम मनाते हैं। इसके बाद में हो गया कि सीमा शुल्क की बात करें तो टैक्स डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। 27 जनवरी है इंटरनेशनल प्रलय दिवस, आपको याद रखना है, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस के याद रखना है। 28 जनवरी लाला लाजपत राय जन्म दिवस, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 30 जनवरी की बात करते हैं शहीद दिवस, ठीक है, तो शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को मनाते हैं। और 31 जनवरी की बात करते हैं तो विश्व कुष्ठ ठीक है, उन्मूलन दिवस के तौर पर। स्पेशल तौर पर अगर आपको कई वर्ड समझ में नहीं आते हैं, जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, घबराएं नहीं, कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वाले कभी हार नहीं मानते, और आप कोशिश ही नहीं करना चाहते हो तो फिर आप खुद जानते हो, राइट। इसके बाद में हम आगे चलिए, आगे हम एमसीक्यू सीरीज कवर करेंगे। मंडल आयोग गठित हुआ था 1979 को। जी हाँ, मंडल आयोग के बारे में पूछा गया था, और कौन नहीं जानता कि ये एक आरक्षण को लेकर मंडल आयोग गठित हुआ था। जी हाँ, तो क्योंकि अब ये मैटर हाईलाइटेड है, क्योंकि अभी मैंने ये क्वेश्चंस एनालिसिस भी किए हैं कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स हैं, उनमें क्वेश्चंस आए हैं। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया था, यानी गवर्नर जनरल था, उसके रीनेम किया गया था वायसराय के तौर पर। कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 को किया गया था, ये आप याद रखना है, 1858 को किया गया था। उसके बाद में द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुआ तथा कब तक चली? द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली का मालूम चल गया होगा, द्वे, ठीक है। तो यानी ये प्रणाली थी 1921 से प्रारंभ हुई थी और 1 अप्रैल 1937 तक चली थी। ये डाटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको याद रखना होगा अगर आप अच्छे मार्क्स पेपर में करना चाहते हो तो। अगला क्वेश्चन है कि प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई थी 1 अप्रैल 1938 को, और ये क्वेश्चन से वन लाइनर ही याद रखिएगा आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी। पुनर्गठित का मतलब ये हुआ कि जब यानी पाकिस्तान का डिफरेंट हो गया था, इंडिया का डिफरेंट हो गया था, तो उस वक्त 299 हो गए थे। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक प्रति वर्ष होती है 3 बार। इंटरनेशनल जो काउंसिल है उसकी बैठक है, उसकी मीटिंग है, वो साल में 3 बार कंडक्ट होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। प्रावधान का मतलब यह है कि दोनों का कौन करता है। ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या लोकसभा के स्पीकर। यानी दोनों सदन का मतलब हो गया कि लोकसभा और राज्यसभा। अब यानी ये बैठक किस संविधान के रूल के तहत करते हैं, तो आर्टिकल 108 के तहत, ये आपको याद रखना होगा। प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था, राजभाषा के तौर पर गठित हुआ था, ये हुआ था 1855, आपको याद रखना है 1855। नेक्स्ट है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे बीजी खरे, बीजी खरे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया था, यानी ये 124 के संबंधित है। जी हाँ, गठन का मतलब है स्टैब्लिशमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, तो उनके सब्जेक्टिव के तौर पर उनकी कुछ जो अधिकार क्षेत्र हैं वो आर्टिकल 124 में है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान किया गया आर्टिकल 137 में, राइट। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में होते हैं कितने, यानी 31। एक तो होता है मुख्य जज, यानी अब बात करें तो भारत के रंजन गोगोई मुख्य यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और 30 अन्य होते हैं। लेकिन अब आपने बताना है कि एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं, तो मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं गाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 24 है उच्च न्यायालय, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय बताना है आप सबने कि भारत में देखो सर्वोत्तम और एक उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्च न्यायालयों की संख्या बतानी है आपने, 24 है। संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। यानी हम ये कह सकते हैं, जैसे अब मैं कोई एग्जांपल देना चाहता हूँ, यानी 124 जो अमेंडमेंट हुआ है 124वां, वो हुआ है कि जनरल कैटेगरी में जो आर्थिक नीति के तौर पर यानी कि सर्वे होगा, और जिसमें कि 10% रिजर्वेशन मिलेगा, राइट। अगर देखो भारतीय
जो संविधान की जो सुरक्षा करता है उसको कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे भी लगा सकता है, यानी कुछ समय के लिए होल्ड रख सकता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जैसे कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट में डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान लेगा, इस पे ध्यान रखेगा कि हाँ ये क्या ज़्यादा तो नहीं हो रहा, तो ये सब चीज़ें, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है केस। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि अधिकारी होता है महा महान्यायवादी। जी हाँ, आपको याद रखना है महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरा है, हरी नहीं, हीरालाल जेकानिया। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीश थे तो 8 थे, बिगिनिंग के अंदर, शुरुआत में। ठीक है, पंजाब है हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़। ठीक है ना, तो चंडीगढ़ कोर्ट है, चंडीगढ़ कोर्ट के अंदर हरियाणा है, चंडीगढ़ कोर्ट के अंदर ही कौन है? पंजाब है। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी निकोबार द्वीप समूह भी कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंडर है। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप, तो ये आपको याद रखना है। मुंबई उच्च न्यायालय के, ठीक है, अब तो बॉम्बे भी हम कह सकते हैं, उच्च न्यायालय के अधीन है तो दमन द्वीप एंड नागर हवेली। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ था? 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में हुआ था। जी हाँ, सबसे पहले भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किस स्थानों पर हुआ? उच्च न्यायालय का तो बात करते हैं कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1862, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस उच्च न्यायालय में उच्च न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय। जी हाँ, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है कि किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। जी हाँ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। सर्वोच्च, अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है, तो वह है गुवाहाटी, हम पहले बात कर चुके हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1966 को हुई थी, ये क्वेश्चन अभी आरआरबी के पेपर में पूछा गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में हुआ था। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, देखिए मैं कभी भी इस चीज़ को मना नहीं करता, खोजकर्ता हमेशा बनना चाहिए। आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली में लोकसभा की कितनी सीट्स हैं। अब उस क्वेश्चन में क्या लेना देना है, तो लोग एग्जाम दे रहे हैं पंजाब की तरफ से, तो वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हम लोग इग्नोर करते हैं। आपको जीके चाहे हिंदी में हो, चाहे पंजाबी में हो, इंग्लिश में हो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इफ यू आर लिसनिंग देन लिसन केयरफुली, राइट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो वहां पर क्वेश्चन ये आता था कि 70 तो उनकी क्या है, विधानसभा की सीट्स हैं, और 7 उनकी क्या है, लोकसभा की सीट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 यानी 1916 को हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1886 में हुई थी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जजेस बैठने की जो संख्या है वो कहाँ है? इलाहाबाद में, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष और 62 वर्ष। यानी उच्चतम न्यायालय तो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है कि उच्चतम न्यायालय के जो जज होता है उन्हें शपथ ग्रहण कौन करवाता है, उन्हें ओथ सेरेमनी कौन करवाता है? तो जी हाँ, आपको याद रखना है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा में कार्यकारी सारा काम चलता है, हिंदी भाषा में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है 1935 अधिनियम के तहत। जी हाँ, 1935 अधिनियम के तहत केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है, राइट। तो ये 1935 अधिनियम के तहत। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1957 को। जी हाँ, 1957। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि होती है 6 साल की और अदर स्टेट्स की 5 साल की होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, राइट। जैसे कि बात करते हैं कि लोकसभा राज्यसभा, तो राज्यसभा होता है परमानेंट हाउस होता है, ठीक है, तो उसमें भी जो सदस्य होते हैं वो 6 साल के लिए नॉमिनेट होते हैं। ठीक है, कभी भी राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, यह ध्यान रखना आपको। जम्मू कश्मीर को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 30 अक्टूबर यानी 30 अक्टूबर 1951 को। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। पाक अधिकृत कश्मीर में जिला है, 3 जिले हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में कितने जिले हैं, यानी पाक ऑक्यूपाई, ठीक है, जो है उसमें कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लगा था 27 मार्च 1977 को। 27 मार्च 1977 को फर्स्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर में राज्यपाल जो शासन लगा था। ठीक है, अब आपको ध्यान होगा कि राज्यपाल शासन लगता है 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद में क्या होता है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है आर्टिकल 370 के तहत। 370 के तहत राज्य यानी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन गठित हुआ था, तो ये हुआ था 1923 में। कब हुआ था? 1923 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि पीके थुंगन समिति गठित हुई थी 1988 को। अब मैं आज की सीरीज का चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, बताइएगा कि पीके थुंगन जो समिति थी, कमेटी गठित हुई थी, ये किस लिए हुई थी और क्यों हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया था 1882 में। स्वशासन, राइट, स्थानीय का मतलब लोक, यानी कह सकते हैं कि लोकल स्तर पर जो शासन शुरू हुआ था वो 1882 को हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में हुआ था, और जिसमें टोटल मेंबर थे 13, यानी 13 सदस्य थे इसमें, ये आपको याद रखना है। सुपर कैबिनेट कहलाता है योजना आयोग। अब यानी योजना आयोग नहीं है, अब क्या है? नीति आयोग है। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। जो योजना आयोग थी ये कांग्रेस के समय में थी, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। चलिए ठीक है, और इसके सीईओ कौन है? तो ये आपको बताना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आप सबसे। केंद्र राज्य की वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है, राइट, वित्त आयोग करता है। पुरानी वित्तीय समिति है माफ करना, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति पुरानी है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं तो ये थे केसी नियोगी, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये याद रखिएगा आप। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन, इंटरनेशनल जो परिषद है उसका गठन 1990 में हुआ। 90 का प्रावधान है आर्टिकल 263 में इंटरनेशनल का, राइट। और गठन कब हुआ था? 1990 में हुआ था। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? 22 है। आपको याद रखना है, लोकसभा में 15, राज्यसभा में 7 है, और ये लोक लेखा समिति बन जाती है। संघीय न्यायपालिका का वर्णन है आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में, 124 से 147 के बीच में। और अनुच्छेद 343 संबंध है ये संघ की राजभाषा से। किसकी है? संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 352 संबंधित है आपातकाल से। किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, यानी इमरजेंसी के संबंधित है 352। अनुच्छेद का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है, यानी हमें वोट पोल करने का जो हमें हक मिलता है वो कौन सी आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 326 के तहत। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आप सबसे। मैं होप करता हूँ कि आप इनको अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी 14th, यानी 14 बैठक पर, पहली 14 बैठकें हुई थी लोक अदालत की। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद है 51। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका में पृथक्करण वर्णित है? पृथक्करण का मतलब कि इनका अलग अलग है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग है, तो ये आर्टिकल 50 के अंदर है, राइट। अगला क्वेश्चन है कि अविशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? ये संघ सरकार को है। जी हाँ, विधि निर्माण पर। और डेफिनेटली मालूम है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपने, यानी एक उसके पास अधिकार होता है, यानी संघ सरकार है, कि अविशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण करना। जी हाँ, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो ये एक सलाहकारी निकाय है। जी हाँ, क्या है? परामर्श का है। चलिए, देश का सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है नियंत्रक एवं महापरिशिक्षक। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी हाल ही के अंदर पेपर में रिपीट हो चुका है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है नियुक्ति से 3 साल, या तो उसकी 3 साल का टेन्योर होगा या 65 ईयर तक होगा, राइट। ये 65 साल की आयु के बाद में उनका रिटायरमेंट हो जाता है। लोक सेवा की स्थापना हुई थी, ठीक है, यूपीएससी की स्थापना हुई थी तो 1926 में हुई थी। अब आपको बताना है कि यूपीएससी का चेयरमैन कौन है। ये आज की सीरीज का 5वां क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं कमेंट्स में चाहता हूँ कि आप मुझे थैंक यू और नाइस मत लिखिएगा, और आप जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा उसको सर्च करके लिखिएगा। इससे लिखने से ये होता है कि आपके कुछ करने से हो सकता है किसी न किसी स्टूडेंट का डेफिनेटली भला होगा। क्यों होगा? क्योंकि हो सकता है किसी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स को चेक करेगा तो उसका आंसर फाइंड कर सकता है। और आपके सबसे बेहतरीन कमेंट्स होंगे जिस स्टूडेंट्स के 1 महीने तक हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आपको गिल्ज मेंटोर की तरफ से प्राइज भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते हैं और उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। यानी अपना जो रिजाइन है वो किसे देंगे? वो भी राष्ट्रपति को देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, और उनकी जो नियुक्ति है वो भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इसके बाद में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या होती है 10। जी हाँ, आपको याद रखना है। चुनाव आयोग
यानी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। हालांकि एट प्रेजेंट का मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन ये एक अपने आप में एक फ्रीडम, एक स्ट्रक्चर है, बॉडी है, जो लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग है। सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे 1951 से लेकर 1952 के बीच में हुए थे, आपको याद रखना है। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करता है निर्वाचन आयोग, राइट। किस कौन करता है? निर्वाचन आयोग से ही उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है, और निर्वाचन आयोग ही उन्हें यानी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है। प्रथम चुनाव आयुक्त हैं सुकुमार सेन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये पेपर में, आपको याद रखना है। तो ये मैं आपसे अंतिम क्वेश्चन 2 पूछूंगा। भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई है, तो ये अमेंडमेंट हुआ था 61, और ये 1989 में हुआ था। और राष्ट्रीय आपात की स्थापना की गई थी, यानी चीनी आक्रमण के समय 1962 में की गई थी। यानी राष्ट्रीय का तौर पर बात करें तो देखो स्टेट में अलग होती है, जैसे कि हम बात करें कि पूरी इंडिया में तो ये 1962 में हुई थी। थैंक यू सो मच गाइज, आप सब ने टाइम दिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर नहीं की तो बाबा जी की कसम आपको लगेगी लगेगी, ध्यान रखना। और उसके बाद में डरावने सपने रात को आने आने हैं, ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है ना। हाँ जी, तो प्लीज़ प्रयास करिएगा। अगर आप एजुकेशन में कुछ अच्छा कर सकते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपके सहयोग से किसी न किसी का भला होना चाहिए, बस हमारा विजन यही है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आप करेंगे हमारे लिए, आपकी संतुष्टि हमारे लिए सर्वधर्म है। कुछ विद्वान बंधु थे जो पता नहीं क्या चाहते हैं यार, कुछ अजीब अजीब सा कुछ कर जाते हैं। चलो बहरहाल थोड़ा कोशिश करेंगे समझाने की और समझने की। और हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।